आज का जो टॉपिक होगा ये हम लोग डिवाइड करके चलेंगे। वी विल बी कीपिंग 2 क्लासेस फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, और वो टॉपिक जो कि तुम्हारे पेपर में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन लेके हर साल आता है, ये वो टॉपिक है जिसको हम लोगों ने 2 सेशंस में करना है। अब उस टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। बच्चे ये पूछते हैं कि सर नंबर सिस्टम का जो वेटेज है 20 से 25 क्वेश्चन, तो क्या नंबर सिस्टम एक ही टॉपिक है या इसके अंदर में हिडन टॉपिक्स भी हैं? तो सीधी सी बात है, नंबर सिस्टम कोई एक टॉपिक नहीं है। नंबर सिस्टम के अंदर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम लोग कह सकते हैं कि दीज आर द हिडन टॉपिक्स, जो कि नंबर सिस्टम अपने अंदर एसिमुलेट करके बैठा है। और यही रीजन है कि इसका वेटेज तुम्हारे पेपर में 20 से 25 क्वेश्चन तक चले जाता है। तो आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि ये जो टॉपिक है इसके अंदर जो लेटेस्ट पेपर में चेंजेस आए हैं, जिस पैटर्न पे वो क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया है, वो किस तरह के हैं और उनको करने का जो सही तरीका, सही अप्रोच या शॉर्टकट कह सकते हैं, तो वो टेक्निक्स मैं तुम लोग को बताना स्टार्ट करूंगा। एक एक करके मैं क्वेश्चन लूंगा यहाँ पे, और जिस क्वेश्चन में जहां पे भी किसी थ्योरी की रिक्वायरमेंट होगी तो वो थ्योरी भी मैं तुम लोगों को साइड बाय साइड बताते रहूंगा। तो आज का टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम, जो कि सीडीएस के पेपर में नहीं भी तो हर साल 20 से 25 क्वेश्चन लेके आता है। तो पहले मैं एक बार इसमें हाईलाइट कर दूं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले बेसिक नंबर थ्योरी, जिसमें हम लोग को ये बताया जाता है कि कितने टाइप के नंबर होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या होती है। उसके बाद यूनिट डिजिट कंसेप्ट होता है इसके अंदर में। रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे जैसे अभी हम लोग पेपर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो तुम्हें पता चलते जाएगा कि ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर कवर होते हुए जा रहे हैं। नेक्स्ट होता है इसके अंदर पावर एक्सपोनेंट कंसेप्ट। उसके बाद आता है तुम्हारे पास एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन, डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया, थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, मैंने थोड़ा बड़ा फॉन्ट ले लिया है, डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया। और फिर इसी के अंदर कहीं ना कहीं बैठा हुआ है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑल्सो। तो इन सब के वजह से तुम्हारा ये टॉपिक जो होता है, अब देखो इसके अंदर मैंने 7 चैप्टर्स तो लिख दिए वैसे ही, तो इन सबको मिला के तुम्हारा नंबर सिस्टम बनता है, ये कोई एक चैप्टर नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके क्वेश्चंस देखेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को हमें जल्दी करना है। मैं साथ में तुम्हें ईयर भी बताते जाऊंगा कि कहां से उठाए गए हैं ये क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे 2024 के सेकेंड पेपर का क्वेश्चन आया था 2024 के सेकेंड पेपर में। उसने तुम्हें बोला है डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स m and n। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स m and n इज 72। ये उसने तुमको पहले ही दे दिया है और साथ में ये भी बता दिया है कि m मस्ट बी ग्रेटर देन n। और क्वेश्चन तुमसे ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर पॉसिबल, ऐसे कितने पेयर ऑफ नेचुरल नंबर्स होंगे जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ऑप्शन में आंसर दिए हुए हैं 3, 4, 5, 6। देखो मैं सारी चीजें लिख लिख के तुमको बता रहा हूं, तुम सोच रहे हो कि अगर स्लाइड होता तो अच्छा होता, लेकिन अगर तुम मेरी बात को ध्यान से सुनोगे तो किसी स्लाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को रीड करते हैं। तुम्हारे पास 2 नेचुरल नंबर्स हैं m and n, जिसमें m जो है वो n से बड़ा है और m² माइनस n² की वैल्यू दे रखी है 72, और वो तुमसे पूछ रहा है कि ऐसे कितने पेयर्स ऑफ m and n होंगे जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसको करने का जो सही अप्रोच है वो क्या है, सबसे पहले a² माइनस b² की आइडेंटिटी लगा के हम लोग इसको लिख लेंगे m प्लस n इंटू m माइनस n इक्वल्स टू 72। अब तुम खुद सोचो कि 72 लाने के लिए जो पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो 1 और 72 आएगा दिमाग में, उसके बाद आएगा 2 and 36, उसके बाद आएगा 3 and 24, उसके बाद आएगा 4 and 18, उसके बाद आएगा 6 and 12, और आई थिंक इसके बाद और कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इसके बाद जो तुम जो भी बोलने वाले हो, अच्छा एक और रहेगा 8 and 9। इसके बाद तुम जो भी बोलोगे वो इसी का रिपीटेशन हो जाएगा। तो अब तुमको क्या करना है, ध्यान से देखो। तुम्हें ये तो पता है कि m प्लस n हमेशा m माइनस n से बड़ा होने वाला है, तो एक पॉसिबिलिटी जो बन रही है वो है m प्लस n 72 और m माइनस n 1।
लेकिन अगर तुम इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे आगे तो तुम्हें m की वैल्यू फ्रैक्शन में मिलेगी जो कि नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, तो ये तो पॉसिबिलिटी कट हो गई। अगला m प्लस n की वैल्यू 36 और mn की वैल्यू m माइनस n की वैल्यू 2। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो यहां से मुझे कुछ कंस्ट्रक्टिव मिलेगा। अगर मैं ऐड कर दूं तो 2m की वैल्यू हो गई 38, m हो गया मेरा 19, और यही 19 अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं तो n की वैल्यू हो जाएगी 17। तो इस पेयर को तो मैं काउंट कर सकता हूं। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा m प्लस n इज इक्वल्स टू 24, m माइनस n इक्वल्स टू 3। अब अगर मैं यहाँ से इसको ऐड करके सॉल्व करूं तो अगेन प्रॉब्लम क्या आएगी कि m की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी, तो ये भी कट हो गया। अगली वैल्यू को लेते हैं m प्लस n इज इक्वल्स टू 18, m माइनस n इक्वल्स टू 4। अब अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो यहां से m की वैल्यू प्योर नंबर आ रहा है 11, n आ रहा है 7, तो ये पॉसिबिलिटी को मैं काउंट करूंगा। उसके बाद लास्ट है m प्लस n को 12 और m माइनस n को 6। इससे भी मुझे वैल्यू मिल रही है 9 और 3 की। अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो m 9 आएगा और n 3 आएगा, तो 3 मिल गया। लास्ट वाला पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि वो अगेन फ्रैक्शनल वैल्यू ले रहा है, तो तुम्हारा सही आंसर हुआ 3। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी, सबको समझ में भी आ गया होगा कि किस तरह से मैंने क्वेश्चन को अप्रोच किया। अगला क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ध्यान से देखना, सेम 2024 के सेकंड पेपर का क्वेश्चन है। इसमें तुम्हें दे रखा है, इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं तुम्हारे पेपर में। 111 के पावर में 222, 222 के पावर में 333 और 333 के पावर में 444। ये देखें वो तुमसे पूछ रहा है कि अगर मैं इस सम को डिवाइड करता हूं 5 से तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तुम्हें रिमाइंडर बताना है जब तुम इस बड़े सम को 5 से डिवाइड करते हो। तो यहाँ पे जो ट्रिक तुम्हें लगानी है वो यही है कि हर नंबर का, जैसे अगर तुम यहाँ पे देखो तो 3 चीजें हैं। एक है 111 के पावर में 222। तुमको देखना क्या है कि जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो इसका यूनिट प्लेस क्या होता है, तो उसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए यूनिट प्लेस कंसेप्ट। यूनिट प्लेस कंसेप्ट हमें यह सिखाता है कि अगर कोई इवन नंबर है और उसके पावर में मैंने 4 का कोई भी मल्टीपल लिख दिया, मतलब एक ऐसा नंबर लिख दिया जो 4 के टेबल में आता है, तो वो नंबर चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो हमेशा 6 से ही खत्म होगा। मतलब ऐसे बड़ी सी वैल्यू का यूनिट प्लेस जो होगा वो 6 पे ही खत्म होगा। लेकिन अगर कोई ऑड नंबर है और उसके पावर में मैंने 4 का कोई भी मल्टीपल लिख दिया तो वो हमेशा 1 पे खत्म होगा। अगर तुम्हें इतनी सी बात समझ में आ जाए तो इस तरह के क्वेश्चन को तुम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अभी मैं एग्जैक्टली क्या करने वाला हूं, मैं इन सब का यूनिट प्लेस निकालूंगा और उसको ऐड करके देखूंगा कि वो कितना आ रहा है, और वो जो सम होगा अगर वो 5 से डिवाइड हो तो जो रिमाइंडर आएगा वही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखना, 4 नंबर ऐसे होते हैं जो कि अगर 1, 6, 5 और 0 से खत्म होने वाले नंबर के पावर में तुम कुछ भी लिख दो तो वो हमेशा उन्हीं डिजिट से खत्म होगी। अब ये तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, 1 के पावर में तुम कितनी भी बड़े नंबर को क्यों ना लिख लो, अगर कोई नंबर 1 से खत्म होता है तो उसके पावर में तुम कुछ भी लिखोगे तो चाहे वो जितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो 1 पे ही खत्म होगा। और उसी तरह से अगर 6 किसी नंबर के यूनिट स्पेस में आ रहा है और उसके पावर में एक बहुत बड़ा सा नंबर भी लिखा हुआ है तो भी चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो वो 6 पे खत्म होगा। और सेम वैलिड होता है 5 के लिए भी और 0 के लिए। तो अब तुम्हें ये देखना है कि यहाँ तो 111 के पावर में 222 है तो ये तो 1 पे ही खत्म होगा। अगला वाला को देखने के लिए तुम्हें पहले डिसाइड करना पड़ेगा। देखो 222 जो है वो एक इवन नंबर है, लेकिन 333 जो कि उसके पावर में है वो 4 का मल्टीपल नहीं है, और 4 का मल्टीपल है या नहीं या 4 से डिविजिबल है या नहीं ये जानने के लिए तुम्हें सिर्फ आखिरी के 2 डिजिट्स देखने होते हैं। तो आखिरी के 2 डिजिट्स है या 33, तो तुमको अगर ये जानना है कि ये किस प्लेस पे खत्म होगा, मतलब 222 के पावर में अगर 333 लिखा है तो इस नंबर का आफ्टर एक्सपेंशन यूनिट प्लेस क्या होगा, तो फिर इसका कैलकुलेशन थोड़ा साइड में कर। सबसे पहले तो एक ऐसा नंबर लिखो जो उसके सबसे नियरेस्ट है और 4 के टेबल में आता है। ऑफ कोर्स वो वैल्यू है 332। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 222 से सो दैट ये बिकम 333। और अभी हमने पढ़ा था कि अगर किसी इवन नंबर के पावर में 4 का मल्टीपल है तो वो हमेशा 6 पे खत्म होगा, और 2 की पावर में 1 तो 2 ही होता है। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू जो है ये 2 पे खत्म होगा, मतलब चाहे ये नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो उसका यूनिट प्लेस फिक्स हो गया 2 पे।
अब आते हैं 333 के पावर में 444। अब देखो सीधी सी बात है, 333 एक ऑड नंबर है और 444 जो है वो 4 के टेबल में आने वाला नंबर है, तो जाहिर सी बात है कि एनी ऑड नंबर के पावर में अगर 4 का मल्टीपल है तो वो तो 1 पे ही खत्म होगा। अब इस पूरे सम को अगर मैं डिवाइड करता हूं 5 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये क्वेश्चन था। तो 4 तो 5 से डिवाइड होगा ही नहीं, तो सीधी सी बात है कि रिमाइंडर इस केस में आएगा 4। तो अब तुम यहां जान सकते हो कि अगर फ्यूचर में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो तुम्हारा अप्रोच जो होगा इस तरह के क्वेश्चन को करने का वो यही होगा। अगला क्वेश्चन जो कि काफी बच्चे नहीं जानते हैं, सेम 2024 के सेकंड पेपर का आया हुआ क्वेश्चन था। तुम्हें एक बहुत बड़ा नंबर दे रखा है 43210, उसके बाद 12345 और इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 9876 और फिर 6789। क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा कि इस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, वो तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। वो सिर्फ तुमसे ये पूछ रहा है कि जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो बहुत बड़ा सा नंबर आएगा उसके आखिरी के 3 डिजिट्स क्या हो, बस इतना सा क्वेश्चन। तो इसको करने का जो ट्रिक है वो जान के रखो कि फ्यूचर में कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा क्या करना, आखिरी के जो 3 डिजिट्स हैं दोनों नंबर्स के उनको मल्टीप्लाई, दैट मींस 345 को 789 से डिवाइड कर। अगर तुम इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो जो भी तुम्हारा आंसर आएगा उसके आखिरी के जो 3 डिजिट होंगे वही तुम्हारा आंसर होगा। तो ये मल्टीप्लाई मैं अभी कर नहीं रहा क्योंकि ये तुम कर सकते हो, बट इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 205। मतलब ये जो भी नंबर है उसके जो आखिरी के 3 डिजिट्स होंगे वो 205 होंगे। तो आखिरी के 3 डिजिट के लिए ही वो क्वेश्चन पूछ रहा है। अब चाहे तुम ये पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करो या आखिरी के 3 डिजिट को मल्टीप्लाई करो, दोनों नंबर का आंसर दोनों ही केस में तुम्हारा किससे खत्म होगा, 205 से। अब ऐसी चीजें बच्चों को पता नहीं होती हैं तो इन सबको नोट करते हुए जरूर चले जाना, सो दैट इन फ्यूचर अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो यू कैन इजिली सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब चलते हैं, एक बहुत ही रूटीन सा क्वेश्चन आया था 2024 के सेकंड पेपर में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/√10 + √9। ऐसे सीरीज वाले क्वेश्चन काफी बार तुम्हारे पेपर में देखे जाते हैं। 1/√11 + √10, फिर ये सीरीज कंटिन्यू हो रही है 1/√12 + √11 और आखिरी में ये खत्म हो रहा है जाके 1/√196 + √195। अब देखो ऐसे क्वेश्चन का करने का जो प्रोसीड्योर है, देखो पहले प्रोसीड्योर जान लेते हैं फिर इसका एक ट्रिक होता है वो भी सीख लेंगे। तो सबसे खास बात क्या है इस क्वेश्चन के अंदर में कि जितने भी फ्रैक्शंस हैं उन सबका न्यूमरेटर 1 का है। और एक और चीज जो तुम्हें दिख रही होगी वो ये है कि रूट के नीचे जो 2 वैल्यूज है वो कंसेक्यूटिव है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर जब भी तुम रैशनलाइजेशन करने जाओगे, ऑब्वियस सी बात है तुम जाओगे रैशनलाइजेशन करने के लिए क्योंकि तुम्हारा पहला नंबर जो है वो √10 है और बीच में प्लस का साइन है और √9 है, तो तुमको √10 - √9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल मेथड ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन, फिर मैं इसका एक ट्रिक बना दूंगा। तो ये तुम करोगे। अब नीचे चूंकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर था तो a + b * a - b की आइडेंटिटी लगा के नीचे बन गया a² - b², दैट मींस 10 - 9, दैट मींस बचा क्या, सिर्फ 1। तो ऊपर बच गया जो वैल्यू वही इसकी नेट वैल्यू है। तो इससे तुम एक जनरलाइजेशन कर सकते हो कि अगला वैल्यू जो होगा वो √11 - √10 होगा, उसके बाद वाला वैल्यू होगा √10 √12 - √11 और इस तरह से आखिरी वैल्यू हो जाएगी √196 - √195। अब तुम्हें करना क्या है, ध्यान से देखो, यहां पे जो पहला वैल्यू है वो चौथे वैल्यू के साथ कैंसिल हो रहा है और जो तीसरा वैल्यू है वो छठे वैल्यू के साथ कैंसिल हो रहा है। तो इस तरह से तुम देखोगे कि सारे वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, सिर्फ पहले वाले का जो दूसरा नंबर है और आखिरी वाले का जो पहला नंबर है वही बच जाएगा। तो इसको जनरलाइज कैसे करोगे कि कोई भी ऐसा सीरीज अगर है 1/√10 + √10 + 1 और इस तरह से ये कंसेक्यूटिव जा रहा है, आखिरी में यहाँ पे किसी नंबर पे खत्म हो रहा है, सपोज कर लो x रूट में है प्लस रूट का x + 1, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ देखना क्या है, यहां से ये वाली वैल्यू और यहां से ये वाली वैल्यू, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है ध्यान से देखिए, √n + 1 माइनस के साथ, मतलब इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो क्या बनने वाला है, तो आखिरी वाला दैट इज √x, आखिरी वाले का पहला टर्म और इसका नेगेटिव कर लो और उसको माइनस,
ये इसका एक जनरलाइज्ड रिजल्ट हो। क्या करना है, ध्यान रखना, आखिरी वाले का पहला टर्म जो डिनोमिनेटर में है तो पहले तो लिख लो √196, और पहले वाले में जो दूसरा वाला टर्म था डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का जो सेकंड टर्म था उसके आगे नेगेटिव का साइन लगा के इसके साथ ऐड कर दो, मतलब -√9। अब देखो √196 की वैल्यू होती है 14 और √9 की वैल्यू होती है 3, तो सीधा सीधा तुम्हारा आंसर बन जाता है 14 - 3 दैट इज इक्वल्स टू 11। आई होप ये ट्रिक तुम्हें याद रहनी चाहिए, ये तरीका तुम्हें याद रहना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ट्रिक सीख तो लेते हैं लेकिन एग्जाम हॉल के अंदर जाते जाते बिकॉज ऑफ प्रेशर और मे बी थक जाते हो तो तुम्हें लगता है चल जनरल मेथड से ही कर लेते हैं। वेल एंड गुड, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं कि तुम्हें जनरल मेथड भी साइड बाय साइड बता रहा हूं। जहां मुझे लग रहा है कि शॉर्टकट बताने पे हो सकता है कि तुम फ्यूचर में कभी भूल जाओ, तो साथ में जनरल मेथड भी जान के रखो सो दैट तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू होने चाहिए। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन काफी ट्रिकी क्वेश्चन था, काफी बच्चे इसको गलत करके भी आए थे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में 2-3 हिडन बातें उसने बोल दी। सबसे पहले तो क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द सम ऑफ लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। लेकिन इसमें जो एक पंच लाइन है वो ये है कि तुम्हें लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर तो बनाना है लेकिन प्राइम नंबर्स को लेके बनाना। अब आधे बच्चे तो ये चीज पढ़े ही नहीं थे क्वेश्चन पेपर में। मतलब क्वेश्चन क्या चाह रहा है कि अगर तुम सिर्फ प्राइम नंबर्स को लेके विदाउट रिपीटेशन सबसे लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर और सबसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखते हो तो उनका सम क्या हो। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लो कि प्राइम नंबर ऑड वाले कौन कौन से होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ये क्लियरली मेंशन है कि सिंगल डिजिट प्राइम नंबर तुम्हें यहां पे लेना है। तो सिंगल डिजिट प्राइम नंबर होंगे तुम्हारे 2, 3, 5 एंड। अगर तुमने इसको छोड़ के कुछ भी लिखा हो गलत होगा। जैसे बच्चों ने 1 लिख दिया था, कभी कभी बच्चे 9 भी लिख देते हैं। चलो 9 तो नहीं है तुम्हें भी मालूम है, लेकिन 1 को काफी बच्चे प्राइम में काउंट करते हैं। तो हमेशा याद रखना 1 इज द ओनली नंबर विच इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये क्वेश्चन कई बार तुम्हारे पेपर में पूछा भी गया है। तुम्हें ये चीज अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि 1 के 2 फैक्टर्स नहीं हो सकते और 1 के 2 से ज्यादा फैक्टर्स भी नहीं हो सकते, क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए किसी भी नंबर का 2 फैक्टर होना जरूरी है। अब 1 का तो एक ही फैक्टर है दैट इज 1 इटसेल्फ, और कंपोजिट होने के लिए 2 से ज्यादा फैक्टर के होने की जरूरत है। तो 2 से ज्यादा फैक्टर तो 1 के पास है ही नहीं, उसके पास तो एक ही फैक्टर है। तो 2, 3, 5, 7 को लेके जो सबसे लार्जेस्ट नंबर बनेगा वो बनेगा 7532, और जो सबसे छोटा नंबर बनेगा वो बनेगा 2357। तो इसको ऐड कर लो, तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने है 9889। आई डोंट नो बच्चे इसमें क्या कंफ्यूज हुए थे, आई डोंट। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन जो सेम पेपर में पूछा गया है। तो क्वेश्चन में 2 इक्वेशन दे रखे, x³ + 1/x³ इज इक्वल्स टू 65/8, और एक दूसरा इक्वेशन है y³ + 1/y³ इज इक्वल्स टू 730/27। और क्वेश्चन चाहता है कि तुम उसको वैल्यू निकाल के दो प्रोडक्ट xy का। तो काफी बच्चे क्या करने लगे, इसको सॉल्व करने लगे। लेकिन मेरे खुद के स्टूडेंट्स को मैंने ये चीजें अच्छी तरह से समझाई हुई है कि नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को जब तुम कर रहे हो तो नंबर सिस्टम में एक चीज हमेशा याद रखना, बिफोर स्टार्टिंग नंबर सिस्टम या जब भी तुम नंबर सिस्टम कहीं से भी पढ़ रहे हो तो 3 चीजें हमेशा करनी है। 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर, ये मैंने कल भी बताया था तुम लोग को इंट्रोडक्टरी क्लास में। 1 से लेके 20 तक का क्यूब और 1 से लेके 20 तक का टेबल। अगर तुमने ये चीजें पहले कर ली तो इस तरह के क्वेश्चन को तुम सिर्फ देख के सॉल्व कर सकते हो। अब ये कैसे पॉसिबल है, ध्यान से x को मैं वैल्यू देने जा रहा हूं 2 का। तुम बोलोगे क्यों सर 2 क्यों दे रहे हो, 3 दे दो। मैं बोलूंगा देखो 2 का क्यूब जो होता है 8 होता है, तो 2 का क्यूब अगर 8 होता है तो ये वैल्यू हो जाएगी 8 + 1/8 जो कि 65/8 होता है। और उसी तरह से सोचो कि अगर मैं y को वैल्यू दे देता हूं 3, तो 3 का क्यूब होता है 27 और 1/27। अब यहां पे देखो 27 का स्क्वायर अगर तुम्हें याद है तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। मतलब क्यूब का भी यूज हो गया क्वेश्चन के अंदर और स्क्वायर का भी यूज हो गया। आई होप सबको याद होना चाहिए कि 27 का स्क्वायर होता है 729, जो कि इस इक्वेशन को 729 + 1 730 बना देगा। तो x और y दोनों की वैल्यू तुम्हें मिल चुकी है, x है 2, y है 3, तो फाइंड xy जो बोला था इसका आंसर हो जाएगा 2 × 3 दैट इज इक्वल्स टू 6।
सो मेक श्योर कि जब तुम क्वेश्चन पेपर कर रहे हो तो नंबर सिस्टम के इस तरह के क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। काफी बच्चे डर जाते हैं, बोलते हैं सर पैटर्न चेंज हो गया, कहां से क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया। अरे देखो, पेपर के अंदर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे जरूर होंगे जो कि तुम्हें आउट ऑफ पैटर्न लगेंगे। जैसे अगर मैंने 20 से 25 क्वेश्चन कहा है तो उसमें से हो सकता है कि 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हो जो कि तुम्हें वहां करते समय दिक्कत करे, बट मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। वही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तभी मैं एक ही पेपर के क्वेश्चन को अभी कर रहा हूं। 2024 के सेकंड पेपर के ही सारे क्वेश्चन है, और आई थिंक अभी तक हमने 5-6 क्वेश्चन कर रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसी लिस्ट को। अगला क्वेश्चन है 11x + 5y, ये भी सेम पेपर का ही क्वेश्चन है। वो बोल रहा है कि इट इज अ प्राइम नंबर। वो बोलता है इट इज अ प्राइम नंबर, और x और y जो है दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और क्वेश्चन चाहता है कि तुम उसको बताओ व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x + y। मिनिमम वैल्यू ऑफ x + y निकालना है। ऑप्शंस तुम्हें यहां दे रखे हैं 3, 4, 5, 6। तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चे को पहले ये पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि प्राइम नंबर होता क्या है। तो मैं वो पहले ही बता चुका हूं, तुम में से बहुत लोगों को पता भी होगा कि प्राइम नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। तो वो रेस्ट्रिक्शन 11x + 5y के लिए है, x और y के लिए नहीं है। x और y को तो बोल रहा है कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, लेकिन तुमको एक चीज और समझना है कि अगर वो मिनिमम वैल्यू ऑफ x + y मांग रहा है तो तुम्हें x और y के छोटे छोटे वैल्यूज को ही देखने की जरूरत है। तो सपोज करते हैं कोई बच्चा बोले सर मैं x को 1 देना चाहता हूँ, दे दे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये 11 हो जाएगा। लेकिन तब तुमको y को क्या देना है, क्योंकि वो तो 5 का मल्टीपल बनने वाला है, और 5 का मल्टीपल बन गया तो प्रॉब्लम हो सकती है कि 5 3 15 है, 15 अगर 11 से ऐड हो गया तो 26 हो जाएगा, 2 दोगे तो 10 11 21 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से x1 काम नहीं करेगा, तो 2 से स्टार्ट कर दो, छोटी वैल्यू पहले चेक कर। तो 11 × 2 होता है 22। अब तुमको सोचना है कि अगर मैं x को 2 दे रहा हूं तो क्यों ना y को 3 दे दूं। एक बार चेक तो करें क्या बनता है। तो 11 × 2 + 5 × 3, तो ये हो गया 22, ये हो गया 15, और ये मिल गया तुमको 37। अब इससे छोटी वैल्यू तो हो ही नहीं सकती, इससे छोटी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 11 जो है वो बड़े नंबर के सामने और 5 छोटे नंबर। तो ऑब्वियस सी बात है कि y और x की जब वैल्यू असाइन होगी तो y की वैल्यू x से बड़ी होनी चाहिए। तो मैंने y को 3 दिया, x से 2 दिया, इससे छोटी वैल्यू नहीं होगी। उससे पहले मैंने चेक कर लिया था y को 2 और x को 1 देके। तो करेक्ट आंसर इसका बन गया, क्योंकि 2 और 3 है तो मिनिमम सम जो आएगा वो 2 + 3 5 आएगा। अब ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने का यही तरीका है, तो ध्यान देना कि इस तरह से अप्रोच करना होता है। अच्छा, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो तुम्हारे पेपर में पूछा गया है वो काफी बार पूछा जा चुका है, स्टेटमेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, क्योंकि इसके अंदर में एक पर्टिकुलर थ्योरम यूज होगा जो कि तुम्हें मैं इस क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। ये काफी बार तुम्हारे पेपर में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए इसको जरूर ध्यान से देखना। पहला स्टेटमेंट कहता है कि 61 डिवाइड्स, किसको डिवाइड कर रहा है, 107 के पावर में 100 माइनस 76 के पावर में 100। अभी हमें चेक करना है ये सही है या नहीं, है तो स्टेटमेंट दिया उसने। और दूसरा स्टेटमेंट है 100 डिवाइड्स 67 के पावर में 5 प्लस 33 के पावर में 5। अब ऐसे क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस होंगे वो किस तरह के होंगे तुम्हें पता ही है। ए का मतलब होगा ओनली 1 इज करेक्ट, बी का मतलब होगा ओनली 2 इज करेक्ट, सी का मतलब होगा बोथ 1 and 2 इज करेक्ट, और डी का मतलब होगा कोई भी सही नहीं है, नाइदर 1 nor 2 इज करेक्ट। तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन के लिए कि जो बेस में नंबर दिख रहा है उनको पहले सब्ट्रैक्ट कर। तो अगर तुम इसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये तुम्हें क्या दे रहा है, पहले देखो एक बार, ये तुमको दे रहा है 31। अब सोचो कि अगर ये तुमको 31 दे रहा है तो क्या 61 का कोई रिलेशन बनता है 31 के साथ में। सोचो थोड़ा सा, क्योंकि 107 को अगर मैं 76 से माइनस कर रहा हूं तो स्ट्रेट अवे दिख रहा है कि यहाँ पे 31 आ रहा है, और 61 एक प्राइम नंबर है। अच्छा, एक काम और करो, लेकिन इसको ऐड करके भी देख लो एक बार। तो ये कितना हो गया, ये बन गया तुम्हारा 183। अब बच्चा बोलेगा कि सर माइनस का साइन है तो आपने ऐड क्यों किया। अब इसका फंडा बहुत क्लियर है, तुमको यहाँ पे एक चीज समझनी पड़ेगी कि पावर में अगर एक इवन नंबर बैठा हुआ है तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन पता है किस फॉर्म में चला गया, ये क्वेश्चन चला गया है x के पावर में n माइनस a के पावर में n, और नीचे क्या किया है x प्लस a को रखा गया। अब ध्यान से देखो, x क्या है हमारे पास 107, a क्या है हमारे पास 76, n क्या है हमारे पास 100, लेकिन ये n क्या है एक इवन नंबर है, क्योंकि n
क्वेश्चन के हिसाब से 100 है। अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि क्या n इवन होने पे ये इसको डिवाइड करेगा, तो ये तुम कैसे चेक करोगे? तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास में होता है रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। किसी भी पॉलिनोमियल को जब तुम दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो और चेक करना चाहते हो कि रिमाइंडर 0 आएगा या नहीं, तो तुम्हें जिससे डिवाइड कर रहे हो उसको 0 के इक्वल करना है, और वहां से जो भी x की वैल्यू निकलेगी, जैसे मुझे मिला अभी -a, तो ये x उठा के यहाँ पे पुट कर दो, तो ये क्या बन गया? -a पूरे के पावर में n -a के पावर में n। अब तुम मुझे एक चीज बताओ कि अगर ये वैल्यू को तुम 0 करना चाहते हो तो तुम्हारे पास में n जो होना चाहिए, क्या वो एक इवन नंबर होना चाहिए या ऑड नंबर? तो वहां से कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर आना चाहिए कि सर अगर ये इवन होगा तभी तो ये माइनस का साइन रिमूव होगा, और जब ये माइनस का साइन रिमूव होगा तभी ये बनेगा a की पावर n -a की पावर n, दैट इज 0। और यही वो रीजन था जिसकी वजह से मैंने तुमको यहाँ पे ऐड करके दिखाया। अब जरा चेक करो कि क्या 61 183 के टेबल में आता है, तो बिल्कुल आता है। तो यहाँ पे इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। दो ही काम कर सकते हो तुम, या तो तुम इन दोनों नंबर्स को ऐड करके देखोगे इस नंबर से डिवाइड होता है या नहीं, या फिर सब्ट्रैक्ट करके देखोगे डिवाइड होता है कि नहीं। दोनों में से अगर कुछ भी नहीं हुआ तब जाके तुम बोलोगे कि स्टेटमेंट गलत है, अदरवाइज सही है। जैसे मान लो कुछ बच्चे ने क्या किया था, सिर्फ माइनस किया था, तो माइनस करने पे हमें क्या मिला था? 31। अब 31 का 61 से कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर इस जोश में तुम इसको गलत कर देते तो आंसर गलत हो जाता, क्योंकि प्लस करने के बाद ये सम आ रहा है 183, और 183 61 के टेबल में 3 में आ जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये थ्योरम यहाँ पे यूज हो रहा है। अब देखते हैं दूसरा। अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? 67 33। अब 67 और 33 बीच में प्लस का साइन है, तो सबसे पहले तो तुम प्लस ही करोगे, और सबको मालूम है कि 67 और 33 को ऐड करने पे 100 तो आता ही आता है। अब यहाँ पे थ्योरम क्या यूज हुआ, समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखो। x की पावर n प्लस a की पावर n अपॉन में x प्लस a अगर मैं करता हूं, अब जरा समझो इसको ध्यान से। तो डिवाइड करने के लिए x प्लस a को 0 के इक्वल करेंगे, x की वैल्यू आ गई -a, अब इस -a को यहां पुट करो, तो ये बन गया -a के पावर में n प्लस a के पावर में n। अब मुझे एक चीज बताओ कि तुम क्या चाहोगे, वहां पे वो माइनस का साइन रहे या ना रहे, क्योंकि हमें अल्टीमेटली तो डिविजिबल बनाना है उसको, दैट मींस हमें 0 चाहिए। तो तुम्हारी तरफ से आंसर आना चाहिए था कि सर वहां पे n ऑड नंबर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये n ऑड हुआ तो ये -a और ये +a हो जाएगा, -a की पावर n प्लस a की पावर n, ये 0 हो जाएगा। तो थ्योरम क्या यूज हुआ यहाँ पे कि x की पावर n प्लस a की पावर n डिविजिबल होगा x प्लस a से अगर तुम्हारा n ऑड होगा। तो n क्या है यहाँ पे 5 और x प्लस a क्या है यहाँ पे 100। तो दोनों स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह में बिल्कुल सही है। ये सारी चीजें मैंने क्लास में करवाई हुई थी बच्चों को, लेकिन बच्चों को भी इस चीज का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में दोनों पॉसिबिलिटी तुम्हें चेक करनी पड़ेगी, प्लस करके भी और माइनस करके भी।